Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Sorry, beta. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning. 1, 2, 3, 4, 5. Ma'am. हाँ बेटा गुड मॉर्निंग. मैम हाँ बेटा बोलो. पिंकी की क्लास कनेक्ट नहीं हो रही, उसे कनेक्ट कर दो. किसकी कनेक्ट नहीं हो रही बेटा? किसकी? Good morning, पिंकी ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा. पिंकी की. हाँ पिंकी की प्रेजेंट लगा देंगे बेटा, है ना. और तो सबकी कनेक्ट हो गई ना. प्रतिभा शर्मा आई है अभी. रुको, प्रतिभा शर्मा. अभी करती हूँ अभी आप लोगों की एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. अब आ गई ज्योति, अंजलि जलवानिया. जलवानिया और ज्योति. गुड मॉर्निंग. अंजलि जलवानिया, मोनिका चौधरी. एक मिनट, आप लोगों का स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा. कितने जने आ गए? मनीषा कुमारी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. एक मिनट, स्क्रीनशॉट लेके मैं आपका करती हूँ बेटा. एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आप लोगों का, फिर स्टार्ट करते हैं.
कितने जना है बेटा? मनीषा कुमारी, दिव्या शर्मा, निकिता अंजना, नीतू बागड़ी। अब बेटा आप लोग है 23 जन है ना? अंजलि जलवानिया भाई हैं, अंजलि जलवानिया। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। आज एक एल्गी ले रहे हैं, एक्टोकार्पस। एक नई एल्गी स्टार्ट करते हैं, एक्टोकार्पस। तो एक्टोकार्पस की सिस्टमेटिक पोजीशन बता रही हूँ पहले। वर्गीकरण स्थिति, तो मतलब फ्रिश के अनुसार, फ्रिश ने एक्टोकार्पस को, मोनिका फ्रिश ने, बेटा बात नहीं की, आवाज नहीं आए, आवाज टेप हो रही है। फ्रिश ने एक्टोकार्पस को कौन से विभाग में रखा? थैलोफाइटा में रखा, और सब डिवीजन एल्गी में रखा, और क्लास किस में रखा? वर्ग रखा इन्होंने। कौन से वर्ग में रखा? एक इन्होंने थियोफाइसी वर्ग में एक्टोकार्पस को रखा। वे ऑर्डर जो था एक्टोकार्पेस था, और फैमिली एक्टोकार्पेसी, और जीनस अपन पढ़ेंगे आज एक्टोकार्पस। तो कौन सा एल्गी पढ़ेंगे अपन आज? एक्टोकार्पस। तो फ्रिश के अनुसार विभाग क्या था एक्टोकार्पस का? थैलोफाइटा। उप विभाग सब डिवीजन एल्गी, क्लास थी वर्ग थियोफाइसी, ऑर्डर था एक्टोकार्पेल्स, गण क्या था? एक्टोकार्पेल्स, कुल थी एक्टोकार्पेसी, वेजिनस एक्टोकार्पेस, एक्टोकार्पस। तो स्मिथ के अनुसार, स्मिथ BSMITH के अनुसार प्रभाग, कौन से प्रभाग में एक्टोकार्पस को रखा? थियोफाइटा। वर्ग क्लास आइसोजेनेरेटी, और ऑर्डर था एक्टोकार्पेल्स, ऑर्डर एक्टोकार्पेल्स, फैमिली एक्टोकार्पेसी, और जीनस है एक्टोकार्पस। बेटा बातों की आवाज नहीं आए, बातों की आवाज रिकॉर्ड हो रही है इसमें। फैमिली क्या थी? एक्टोकार्पेसी, जीनस है एक्टोकार्पस, जीनस क्या है? एक्टोकार्पस। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राप्ति स्थान, मतलब एक्टोकार्पस का अकरेंस ऑफ एक्टोकार्पस। तो यह है एक्टोकार्पस एक विश्वव्यापी शैवाल है, और यह ठंडे प्रदेशों व ध्रुवीय क्षेत्रों में, समुद्र में पाया जाता है। यह एक्टोकार्पस ठंडे प्रदेशों व ध्रुवीय क्षेत्रों के समुद्रों में पाया जाता है। इसकी कुछ जातियां, मतलब एक्टोकार्पस की कुछ जातियां फ्रेश वाटर लवणीय जल में पाई जाती हैं, और एक्टोकार्पस प्रशांत महासागर अटलांटिक ओशन के तटीय क्षेत्रों में लंबे घने गुच्छों के रूप में अधोस्तर पर मिलता है। तो भारतवर्ष में एक्टोकार्पस पश्चिमी तट पर समुद्री पौधों पर अधिपादपी के रूप में पाई जाती है, अथवा एक्टोकार्पस पथरीली चट्टानों पर पाया जाता है। तो एक्टोकार्पस की कुछ जातियां एपिजोइक हैं, अधिजातव है, तथा कुछ जातियां एक्टोकार्पस की अंतःपादप एंडोफाइट के रूप में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं बेटा आप? अकरेंस ऑफ एक्टोकार्पस। तो स्पीसीज ऑफ एक्टोकार्पस आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है एक्टोकार्पस की जो जातियां हैं पूरे विश्व में पाई जाती हैं। बेटा बात की आवाज नहीं आए, बातों की आवाज नहीं आए। स्पीसीज ऑफ एक्टोकार्पस आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन and they are found along the Atlantic coast than the Pacific coast.
In India, the species of Ectocarpus are found on the western coast, growing epiphytically on sea plants or attached to the rocks. बेटा अभी भी अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक बातों की आवाज आती रहेगी. तो epiphytic species such as Ectocarpus coniferus and Ectocarpus breviarticulatus grow on larger algae like Fucus and Laminaria. तो क्या याद रखोगे बेटा आप? Some of the species of Ectocarpus are epiphytic and Ectocarpus coniferus grows on large algae like Fucus. Ectocarpus coniferus grows on larger algae like Fucus. And दूसरा क्या याद रखोगे? Ectocarpus breviarticulatus grows on larger algae called as Laminaria. तो बता रही हूं मैं, Ectocarpus coniferus व Ectocarpus tomentosus फ्यूकस की जातियों पर अधिपादपीय के रूप में पाई जाती हैं. याद क्या करोगे? Ectocarpus coniferus, Ectocarpus tomentosus, फ्यूकस नामक शैवाल पर या फ्यूकस की जातियों पर अधिपादपीय के रूप में पाई जाती है. और Ectocarpus breviarticulatus लैमिनेरिया की जाति पर अधिपादपीय के रूप में पाई जाती है. और अधिपादपी का मतलब है जो शैवाल दूसरे लार्ज शैवालों पर उगती है, तो ऐसे शैवाल को अधिपादपीय कहते हैं. तो अपन याद रखेंगे Ectocarpus coniferus तो फ्यूकस की जातियों पर अधिपादपीय के रूप में पाई जाती है. दूसरा नाम याद रखना Ectocarpus breviarticulatus लैमिनेरिया पर अधिपादपीय के रूप में पाई जाती है. इसी प्रकार Ectocarpus dermonimatus एक अंतःपादपी जाति है. मतलब Ectocarpus dermonimatus is an endophytic algae, and Ectocarpus fasciculatus is an epizoic species. It grows on the fins of fishes. मतलब Ectocarpus fasciculatus एक एपिजोइक स्पीसीज है जो कि मछलियों के पंखों पर हल्की परजीवी होती है. वापस बोल रही हूँ, Ectocarpus fasciculatus मछलियों के पंखों पर हल्की परजीवी होती है. इसी प्रकार Ectocarpus dermonimatus एक अंतःपादपी जाति है. व Ectocarpus valenti व Ectocarpus deformans जातियां सिस्टोसेरिया पर परजीवी होती हैं. तो कौन सी Ectocarpus की जाति है जो कि पैरासाइट के रूप में मिलती है, परजीवी के रूप में मिलती है? तो आप बोलोगे Ectocarpus deformans. Ectocarpus deformans is found on Cystoceria as parasite. Ectocarpus deformans Cystoceria पर परजीवी होती है. इसी प्रकार Ectocarpus valenti भी Cystoceria पर परजीवी होती है. तो Ectocarpus fasciculatus मछलियों के पंखों पर हल्की परजीवी होती है. तो मिश्रा के अनुसार भारतवर्ष में Ectocarpus की 16 जातियां पाई जाती हैं, 16 जातियां पाई जाती हैं. बेटा अकॉर्डिंग टू मिश्रा
16 species of Alga ectocarpus are found in India, जो पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के समुद्र तट पर मिलती है। तो भारत के दक्षिणी पूर्व तट पर एक्टोकार्पस ब्रेविआर्टिकुलेटस, एक्टोकार्पस डर्मोनिमेटस, एक्टोकार्पस डर्मोनिमेटस पाई जाती है तथा भारत के पश्चिमी तट पर एक्टोकार्पस कॉनिजर, एक्टोकार्पस इनहेली व एक्टोकार्पस एरेबिकस पाई जाती है। तो इनके नाम बेटा याद रखने पड़ेंगे। एक्टोकार्पस, वापिस से रिपीट कर देती हूँ इन ब्रीफ, एक्टोकार्पस कॉनिफेरस किस पे पाई जाती है? फ्यूकस की जातियों पर पाई जाती है। ये अधिपादपी के रूप में पाई जाती है। इसी प्रकार एक्टोकार्पस ब्रेविआर्टिकुलेटस लैमिनेरिया की जाति पर अधिपादपी के रूप में पाई जाती है। और क्या याद रखोगे? एक्टोकार्पस डर्मोनिमेटस एक अंतःपादपी जाति है। एक्टोकार्पस डर्मोनिमेटस इज एन एंडोफिटिक एल्गी। इसी प्रकार मैम हाँ बेटा, अंतःपादपी क्या होता है? अंतःपादपी मतलब शुरू में बताया था कि एक्टोकार्पस जो एल्गी है वो मतलब एनिमल्स के एंडोफाइट्स के मतलब प्राणियों के एंडोफिटिक, वापस बता रही हूँ, अंतःपादपी कुछ शैवाल अन्य पादपों में अंतःपादपी सहजीवन व्यतीत करते हैं। जैसे सुनना बेटा, एजोला एक आपने पूछा अंतःपादपी क्या होती है? एनेबिना शैवाल है। एनेबिना शैवाल एजोला नामक टेरिडोफाइट की पत्ती के ऊतकों में पाई जाती है। मतलब ये जो है अंतःपादपी शैवाल है कौन? एनेबिना। और एनेबिना एल्गी जो एजोला बेटा टेरिडोफाइट है उसकी पत्ती के टिश्यूज में, पत्ती के ऊतकों में पाई जाती है। तो एंडोफिटिक का मतलब है अंदर, एंडोफिटिक का मतलब क्या हो गया? अंदर। जैसे कि एक एल्गी है एनेबिना, वही चल रही है एनेबिना साइकस नामक जिम्नोस्पर्म की जड़ों में पाई जाती है। मतलब आया समझ में आप? एक्टो इस तरह से ये एंडोफिटिक है एल्गी। तो एंडोफिटिक एल्गी दीज आर फाउंड। एंडोफिटिक एल्गी का एग्जाम्पल क्या दिया मैंने? एनेबिना। अब आपको एंडोफिटिक एल्गी के बारे में जैसे पहले समझाया था, एंडोजोइक एल्गी होती है एक, और एक एंडोफिटिक एल्गी है। तो ये एक्टोकार्पस क्या है? ये भी एंडोफिटिक एल्गी है। जैसे बेटा एनेबिना है और टेरिडोफाइट का एग्जांपल ले लो एजोला। तो एजोला एक टेरिडोफाइट है, इसके इसके पत्ती के ऊतकों में एनेबिना पाया जाता है, मतलब ऊतकों के अंदर पाया जाता है जो शैवाल है। तो इसी प्रकार आपने जो पूछा कि एक्टोकार्पस डर्मोनिमेटस, क्या नाम है? एक्टोकार्पस डर्मोनिमेटस एक अंतःपादपी जाति है। प्लांट्स के मतलब पादपों के ऊतक के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब अपन लेते हैं एक्टोकार्पस में थैलस संरचना कैसी होती है। हाउ इज द थैलस स्ट्रक्चर? तो थैलस ऑफ एक्टोकार्पस इज heterotrichous. What do you mean by heterotrichous? Means the thallus of Ectocarpus is differentiated into a prostrate rhizoidal system and an erect branched system. The thallus of Ectocarpus is differentiated into a prostrate rhizoidal system and an erect branched system. This type of thallus is called as heterotrichous. So the prostrate system is creeping and branched, and the thallus remains attached to the substratum with the help of this सिस्टम। तो अब सुनना बेटा, अपन बात किसकी कर रहे हैं? थैलस स्ट्रक्चर इन एक्टोकार्पस। थैलस विषम तंतुक प्रकार का होता है। विषम तंतुक माने हेटेरोट्राइकस। अब विषम तंतुक से आप क्या समझते हो? विषम तंतुक से मतलब है जिसमें
प्रोस्ट्रेट शयान और इरेक्ट उदग्र दोनों तंतु पाए जाते हैं। एक्टोकार्पस एक विषम तंतुक शैवाल है। तो विषम तंतुक का मतलब है, मतलब इसमें शयान और उदग्र तंतु दोनों पाए जाते हैं। तो शयान तंत्र मतलब प्रोस्ट्रेट सिस्टम हल्का या अनियमित शाखित होता है तथा भूमि पर फैलकर किसी भी आधार से बहुकोशिक मूलाभासों द्वारा चिपका रहता है। तो बेटा जो प्रोस्ट्रेट सिस्टम है, it is attached to the substratum by means of multicellular rhizoids। जो शयान तंत्र है, प्रोस्ट्रेट सिस्टम है, वो भूमि पर फैलकर किसी भी आधार से बहुकोशिक मूलाभासों द्वारा चिपका रहता है। मुक्त प्लावी जातियों की अपेक्षा संलग्न जातियों में यह भाग मतलब शयान भाग अधिक विकसित होता है। तो मूलाभास अत्यंत शाखित होकर स्थापनांग में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब what are hapterons? मतलब the rhizoids become extremely branched and the rhizoids get converted into hapteron। जो मूलाभास है, मैंने क्या बताया, जो शयान तंत्र है भूमि पर फैला रहता है और ये शयान तंत्र आधार से मूलाभासों द्वारा चिपका रहता है। लेकिन जब ये मूलाभास अत्यधिक शाखित हो जाते हैं तो ये मूलाभास हैप्टेरॉन स्थापनांग में परिवर्तित हो जाते हैं अथवा लंबे लंबे अशाखित अथवा कम शाखित हो सकते हैं। तो कुछ जातियों में मूलाभास अंतः पादपी होते हैं। शयान तंत्र की शाखाओं के समकोण पर उदग्र तंतु पाए जाते हैं। ये सब एक दूसरे से पृथक होते हैं। ठीक है, तंतु एक पंक्तिक तथा अनियमित शाखित होते हैं। शाखाएं पार्श्व होती हैं जो अनुप्रस्थ पट के नीचे से विकसित होती हैं। तो सुनना बेटा, द इरेक्ट पार्ट ऑफ द थैलस इज इरेगुलरली ब्रांच्ड। मैंने क्या बताया था, द थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू ए प्रोस्ट्रेट rhizoidal system and an erect branched system. So the erect part of the thallus is irregularly branched and the branches arise just beneath the transverse septa of the cells. The filaments are several centimeters long and monosiphonous. So what do you understand by monosiphonous? The filaments are only one cell in thickness. Sometimes the filaments may become polysiphonous. तो एक बार और बता रही हूँ इसमें कि जो तंतु हैं एक पंक्तिक तथा अनियमित शाखित होते हैं। शाखाएं पार्श्व होती हैं जो अनुप्रस्थ पट के नीचे से विकसित होती है। अच्छा बताओ, आप सेल स्ट्रक्चर करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? एक्टोकार्पस में यहाँ तक आया समझ में? ठीक है बेटा, सेल स्ट्रक्चर और हो जाएगा बेटा। ठीक है, कोशिका संरचना। एक्टोकार्पस में कोशिका संरचना कैसी होती है? तो प्रत्येक कोशिका एक केंद्र की होती है तथा दो स्तरीय कोशिका भित्ति द्वारा घिरी रहती है। मतलब जो प्रत्येक कोशिका में बेटा एक केंद्रक पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इसलिए कोशिका कैसी होती है एक्टोकार्पस में? एक केंद्र की होती है और यह कोशिका दो स्तरीय सेल वॉल से, दो स्तरीय कोशिका भित्ति से घिरी रहती है। तो अंतः परत कोशिका भित्ति की अंतः परत सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। वह कोशिका भित्ति की बाह्य परत जिलेटिनी पैक्टिन पदार्थ की बनी हुई होती है। तो अपन बात कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर इन
ectocarpus, मतलब the filaments of ectocarpus are made up of uninucleate. They are made up of uninucleate, rectangular or cylindrical cells. मतलब the cells of ectocarpus are rectangular. The cells may be cylindrical, but they are uninucleate. मतलब इनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है. And the cell wall in ectocarpus is differentiated into an outer gelatinous layer and an inner firm cellulose layer. तो ठीक है, मतलब एक्टोकार्पस में जो अंतः परत है, इनर सेल वॉल है, वो तो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और जो बाह्य परत है, आउटर लेयर है, वो पेक्टिन पदार्थ की बनी होती है. और इस पेक्टिन परत में दो मुख्य घटक पाए जाते हैं, एल्जिन व फ्यूकोइडिन. मतलब द पेक्टिन लेयर is made up of two components, or the pectin layer has two components, namely algin and fucoidin. तो पेक्टिन परत में दो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि क्या है, एल्जिन एंड फ्यूकोइडिन. मतलब द gelatinous pectin layer is composed of algin and fucoidin, and there is a central nucleus, and many chromatophores are found in the cytoplasm. Many chromatophores are found in the cytoplasm. मतलब अब क्या होता है कि मैंने बताया कि पेक्टिन परत में दो मुख्य घटक पाए जाते हैं, दो मेन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जिनके नाम है एल्गिन व फ्यूकोइडिन. तो इन पदार्थों की उपस्थिति फियोफाइसी वर्ग की कोशिका भित्ति का विशिष्ट लक्षण है. मतलब व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फियोफाइसी क्लास. तो आप लिखोगे द प्रेजेंस ऑफ एल्गिन एंड फ्यूकोइडिन इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्टोकार्पस और ऑफ द फियोफाइसी क्लास. तो भीतरी भाग में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा जीव द्रव्य होता है, जिसमें एक केंद्रक पाया जाता है. तो पहले बता दिया, जो कोशिका है वो कैसी होती है, एक केंद्र की होती है. मतलब भीतरी भाग में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा जीव द्रव्य होता है, जिसमें एक केंद्रक स्थित होता है. कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में अनियमित पट्टीदार रिबन शेप्ड अथवा डिस्कॉइडल बिंबाभ वर्ण की लवक पाए जाते हैं. मतलब इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल irregular ribbon shaped or discoidal chromatophores are found. कोशिका द्रव्य में अनियमित पट्टीदार अथवा बिंबाभ डिस्कॉइडल वर्ण की लवक क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं. वर्ण की लवक को क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स. मतलब इन द साइटोप्लाज्म द ribbon shaped and discoidal chromatophores are found. अब क्रोमेटोफोर में क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल सी के अतिरिक्त फ्यूकोजेंथिन अधिक मात्रा में होता है. तो क्रोमेटोफोर में कौन से वर्णक मिलते हैं बेटा, एक तो क्लोरोफिल ए मिलेगा, एक क्लोरोफिल सी मिलता है. लेकिन एक्टोकार्पस के क्रोमेटोफोर में फ्यूकोजेंथिन भी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है. मतलब क्रोमेटोफोर contains chromatophores are discoid or band shaped or ribbon shaped, and the main pigments found in the chromatophore are chlorophyll A, chlorophyll C, carotene and xanthophyll. But कौन सा, फ्यूकोजेंथिन is found in large amount in the chromatophore. तो फ्यूकोजेंथिन
की अधिकता के कारण क्रोमेटोफोर का रंग भूरा या सुनहरा भूरा दिखाई देता है। मतलब क्रोमेटोफोर क्यों भूरा दिखाई देता है या गोल्डन ब्राउन क्यों दिखाई देता है? बिकॉज द क्रोमेटोफोर कंटेन्स फ्यूकोजेंथिन। व्हाई द बिकॉज बेटा क्या है? द क्रोमेटोफोर अपीयर्स गोल्डन ब्राउन और ब्राउन। व्हाई? Because the fucoxanthin is present in large amount in the chromatophore, so the chromatophore in ectocarpus appears golden brown. तो प्रत्येक वर्णकी लवक में, प्रत्येक क्रोमेटोफोर में एक प्रक्षेपित पाइरिनॉइड पाया जाता है। मतलब each chromatophore has a प्रोजेक्टेड पाइरिनॉइड। प्रत्येक वर्ण की लवक में एक प्रक्षेपित पाइरिनॉइड पाया जाता है और एक्टोकार्पस के कोशिका द्रव्य में फ्यूकोसन पुटिकाएं, फ्यूकोसन वेसिकल्स पाई जाती हैं। एक्टोकार्पस के कोशिका द्रव्य में फ्यूकोसन पुटिकाएं पाई जाती हैं। इन्हें फाइसोड भी कहते हैं। PHYSOD। मतलब इन्हें फाइसोड भी कहते हैं। और कोशिका में संचित खाद्य पदार्थ, कोशिका में संचित खाद्य पदार्थ लैमिनेरिन स्टार्च तथा मैनिटोल के रूप में होता है। तो मतलब द रिजर्व फूड मटेरियल इज in the form of laminarin and mannitol। मतलब the cytoplasm of ectocarpus cells contains some vacuoles with polyphenol and these vacuoles are called as physodes। तो बेटा जैसे कि मैंने बताया कि फाइसोड किसे कहते हैं? आप ये बोलोगे कि जब एक्टोकार्पस के कोशिका द्रव्य में कुछ रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और इन रिक्तिकाओं में पॉलीफिनॉल पाया जाता है। एंड जब इन रिक्तिकाओं में पॉलीफिनॉल पाया जाता है तो ऐसी रिक्तिकाओं को फाइसोड्स कहते हैं। मतलब द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्टोकार्पस contains some vacuoles having or with polyphenol। These vacuoles are called as physodes and they function like lysosomes। They function as lysosomes। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। द xanthophyll is present in more amount than the chlorophyll। In ectocarpus, xanthophyll is found in more amount than chlorophyll, so the green color of the chlorophyll is completely masked। तो अपन अब शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में जनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो एक्टोकार्पस में जनन अलैंगिक तथा लैंगिक विधियों से होता है। मतलब एक्टोकार्पस reproduces by asexual and sexual method। अब अपन लेते हैं अलैंगिक जनन। तो asexual reproduction in algae एक्टोकार्पस। तो अलैंगिक प्रजनन द्विकशाभिकी चल बीजाणुओं के द्वारा होता है और ये चल बीजाणु द्विगुणित थैलस पर उत्पन्न बीजाणुधानी में विकसित होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है? asexual reproduction takes place by biflagellate zoospores। तो जो अलैंगिक जनन है वो एक्टोकार्पस में किसके द्वारा होता है? बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स के द्वारा होता है, द्विकशाभिकी चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। And the diploid or sporophytic plant produces two types of sporangia। और द्विगुणित थैलस पर दो प्रकार की बीजाणुधानियां पाई जाती हैं।
कौन कौन सी है? एक तो है बेटा यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम, एक कोष्ठकी बीजाणुधानी, व दूसरी है बहुकोष्ठकी बीजाणुधानी प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम। अब अपन कल देखेंगे हाउ द डेवलपमेंट ऑफ यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम टेक्स प्लेस इन एक्टोकार्पस। मैंने बताया बीजाणुधानियां दो प्रकार की पाई जाती हैं। कौन कौन सी है? एक कोष्ठकी बीजाणुधानी जिसको बोलते हैं यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम, दूसरा है प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम बहुकोष्ठकी बीजाणुधानी। तो एक कोष्ठकी बीजाणुधानी में विकसित होने वाले चल बीजाणु अगुणित होते हैं, जबकि बहुकोष्ठकी बीजाणुधानी में द्विगुणित चल बीजाणु बनते हैं। बहुकोष्ठकी मतलब प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम में द्विगुणित चल बीजाणु बनते हैं। तो इस प्रकार